आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 12 की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 13 होगा, जिसका नाम है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी की विचारधारा को पहचानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया तो उनकी विचारधाराएं क्या थी, वो किन विचारधाराओं के साथ राजनीति में वो आए और उन्होंने अपनी उन विचारों के प्रभाव से किस तरह से राजनीति में अपनी छाप छोड़ी और किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से अपने सत्य और अहिंसा के जो विचारधाराएं थी उनका सहारा लेकर किस तरह से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। इस चैप्टर में हम लोगों को वो देखना है। यानी कि अगर संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो इस चैप्टर में हम गांधी जी के राजनीतिक सफ़र को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि उनकी भावनाएँ क्या थी और वो किन विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी जो है वो अफ्रीका में थे और वहाँ से वो 1915 ईस्वी में भारत लौट कर आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने, जो कि वो 1915 में भारत लौट चुके थे, लेकिन उनका राजनीति में पदार्पण हुआ है 1919 ईस्वी में। तो इस जो 4 साल के जो ड्यूरेशन थे, इसमें गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए 1915 ईस्वी में, तब भी उन्होंने उनकी नीति ये रही कि पहले वो शांत बैठकर स्थिति को देखना चाहते थे, परखना चाहते थे, समझना चाहते थे। इसके बाद ही उन्होंने अपनी नीति बनाई और तभी वो राजनीति में प्रवेश किए। वो सबसे पहले भारत में रहकर भारत की जो स्थिति है उसको देखना चाहते थे, ताकि उन्हें समस्याओं का भी पता चल जाए और उनके निराकरण के लिए वो उपाय भी ढूंढ लें। और यही कारण है कि वो 4 वर्षों तक शांत बैठकर राजनीति को समझते रहे, भारत की स्थिति का जायज़ा लेते रहे कि कहाँ पर कैसी स्थिति है और प्रॉब्लम की जड़ें क्या क्या हैं। इसके बाद उन्होंने 1919 ईस्वी में जो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़े से बता दूं कि तुर्की जो है वो एक मुस्लिम देश था और आज भी है। और उस देश में जो खलीफा होता है वो सिर्फ तुर्की का खलीफा होता है, बल्कि वो संपूर्ण मुस्लिम देश जो है, संपूर्ण विश्व में मुस्लिमों का जो वो खलीफा होता है, वो ना सिर्फ एक राजनीतिक प्रधान होता है, बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का राजनीतिक गुरु भी, धार्मिक गुरु भी होता है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और इस दौरान जब ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ होकर लड़ रहा था और जो तुर्की जो है वो युद्ध में हार रहा था, उस समय भारत के जो सैनिक थे या भारत के जो लोग थे, वो इस शर्त पर उनको ये लालच दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर वो युद्ध में लड़ेंगे तो युद्ध में तुर्की भले ही उनके विरोधी पार्टी में शामिल है, लेकिन वो तुर्की के खलीफा के सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखने को ये मिला कि तुर्की का जो खलीफा है, तुर्की को बहुत अपमानित किया जाने लगा था। सेवरिस की संधि जो हुई थी उसमें तुर्की को बहुत सारे अपमानजनक संधियों को पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाने लगा था। तो इसी बात को लेकर भारत के जो मुसलमान हैं वो खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जिसमें वो तुर्की के खलीफा के सम्मान की मांग कर रहे थे अंग्रेज़ों से। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तभी गांधी जी को ये समझ में आया कि भारत में जो शोषण अंग्रेज़ों का चल रहा है उसके पीछे कारण ये है कि भारत में अंग्रेज़ों ने यहाँ की एकता को तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की है, फूट डालने की कोशिश की है। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए जब उन्हें मौका मिला और 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा था, इसी बीच उन्होंने इस आंदोलन का, इस विद्रोह का, इस स्थिति का लाभ उठाने का कोशिश किया और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को और अधिक करीब लाने का प्रयास किया। और इसी के कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन के में वो जो है उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन को। फिर 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के तहत उन्होंने सरकार के किसी भी कार्य में भारतीयों को सहयोग ना करने के लिए प्रेरित किया कि वो भारत में जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें अगर भारतीय कार्यरत हैं तो फिर वो वहाँ से असहयोग की नीति अपनाएंगे, वो किसी तरह का कोई सहयोग उन्हें नहीं देंगे। तो उन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन उन्होंने शुरू में ही ये कहा था कि ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन होगा। इसका जो आधार होगा वो अहिंसा होगा। किस तरह के कोई हथियार नहीं उठाए जाएंगे, किस तरह की कोई मार काट नहीं होगी। लेकिन ऐसी घटना घटी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुई, जिसमें कि इसमें एक पुलिस स्टेशन में कुछ 20 पुलिसकर्मियों के साथ विद्रोहियों ने उन्हें बंद करके और थाने में आग लगा दी थी। तो जो ये हिंसात्मक घटना घटी, इसके बाद गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने ये देखा कि ये जो आंदोलन है उसका अब स्वरूप जो है तो वो परिवर्तित हो रहा है। जो आंदोलन उन्होंने अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, अब उसमें हिंसा शामिल हो गई थी। तो इस बात से नाराज़ होकर गांधी जी ने ये आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। और इन्होंने जो इसके बाद घूम घूम कर
अपने विचारों का प्रसार करना शुरू किया और उन्होंने लोगों को चरखा चलाने, सूत काटने, स्वदेशी अपनाने, अस्पृश्यता मिटाने और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसमें उन्होंने क्या किया कि चूँकि सरकार की जो मनमानियाँ हैं वो हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र के जो जल है उससे नमक बनाकर उन्होंने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा और उसके बाद जो है असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को ये सोचने पर मजबूर किया और अंग्रेज़ों के साथ उनकी फिर गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा और काफ़ी प्रयासों के बाद गांधी जी की मांगों को काफ़ी हद तक स्वीकार भी कर लिया गया। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो उनके विचारों को उस वक्त कुछ लोग समझ पाए थे और कुछ लोग उनसे बहुत नाराज़ हुए थे। कुछ लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, आंदोलन का स्वरूप अगर अहिंसात्मक हो रहा है, इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि जब आंदोलन इतनी चरम पर था, अपने इतनी अच्छी तरह से ये आंदोलन चल रहा था, ऐसे समय में आंदोलन को स्थगित करना गांधी जी की एक भारी भूल थी। पर जिन लोगों ने उनकी इस विचार का समर्थन किया, उन्हीं लोगों ने आगे इस बात को समझा कि हाँ, उनका रास्ता बिल्कुल सही था और वो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते के साथ, अपने विचारों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले थे। तो ये थे गांधी जी के कुछ प्रारंभिक आंदोलन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और गांधी जी के विचारों को समझने से पहले हम थोड़ा सा गांधी जी की जीवनी पर बात कर लें, इसके बाद फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़, जो कि गुजरात में है, वहाँ के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम मन्नू था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट में दीवान के पद पर आसीन थे। इनकी माता पुतलीबाई, वो काफ़ी धार्मिक विचारों वाली थी। सूर्य को अर्घ दिए बिना वो कभी भोजन उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। उनकी जो विवाह था उनका, वो 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था, यानी कि उन्होंने अल्प आयु में ही विवाह का कड़वा अनुभव उन्होंने महसूस किया था। ये उनका एक बाल विवाह था और उनकी पत्नी का जो नाम था वो था कस्तूरबा। महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी और चूंकि वो बचपन से ही काफ़ी शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने वकालत करने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे और 4 सितंबर 1888 ईस्वी को बम्बई से इंग्लैंड रवाना हुए थे। लगभग 24 वर्ष की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो ये थे गांधी जी की कुछ जीवनी। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को, और वहीं जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब हम बात करेंगे गांधी जी के विचारों पर। तो गांधी जी के विचारों में किन किन बातों की छाप देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि वो बचपन से ही काफ़ी शर्मीले स्वभाव के थे और वो काफ़ी उनके जो माता पिता के आचार विचारों के कारण मनु काफ़ी अपने माता पिता के विचारों का भी प्रभाव उस पर पड़ा था। उन्होंने नैतिकता को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। उन्हें मुश्किलों से लड़ने का साहस बहुत था। वे गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी पहली जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे, गोखले जैसे लगे। गंगा में नहा सकता था, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता था। समुद्र में डूबने का डर था, गंगा की गोद में तो खेला जा सकता है। ये गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि आधुनिक युग के 3 मनुष्यों ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बेहद खींचा है उनके विचारों में। रामाचंद्र भाई का जीवन, टॉलस्टॉय का ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलस्टॉय से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उस ग्रंथ में है कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज, ये टॉलस्टॉय का एक ग्रंथ का नाम है, जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और रस्किन की पुस्तक है अंत्योदय, यानी अनटू दिस लास्ट। ये जो है, ये 3 चीज़ों ने गांधी जी के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। गांधी जी बाइबल के एक वाक्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिसमें कहा गया था कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हें सीधे गाल पर चांटा मारे उसके सामने अपना बायां गाल भी दे दो। शत्रु से प्रेम करो। तो ये थी गांधी जी के जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ चीज़ें, जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी के संपूर्ण जीवन पर इन्हीं बातों की छाप हमें देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम गांधी जी के विचारों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।